हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आपने पढ़ा था उसका कुछ उपयोग हम कैसे करते हैं उसके लिए चैप्टर आपका ऊंचाई और दूरी बना हुआ है, जो मैं आपके सामने लेके आया हुआ हूँ। इसके कुछ क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जो एमसीक्यू बनते हैं ना, वो आपके उसी चैप्टर से बन जाते हैं जहाँ पे आपने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा होता है। ठीक है, मतलब जो 8वां चैप्टर आप पढ़ते हो उसी से सारे क्वेश्चंस बना लेता है एमसीक्यू में। इससे अगर बनाएगा तो मैंने ये 2 टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, वो एमसीक्यू में इससे ज़्यादा बनाता नहीं है क्वेश्चन। कभी एक आध मिल जाता है तो वो इन 2 पैटर्न पे मिल सकता है आपको। देखेंगे ज़रा से इसको कैसे करना है। यदि समतल, सबसे पहले तो यहाँ एक बात है कि आप एक चीज़ देखते हैं, यहाँ 2 प्रकार के कोण बना करते हैं। जब हम कोई चीज़ ऊपर से देखते हैं, हमारी नज़र यहाँ होती है, और वो चीज़ हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या होता है। मान लो ये रही हमारी आँख, भैया कलेकारी थोड़ा सा कम है अपनी, इसलिए आँख जैसी भी बन रही है, समझने का प्रयास करिएगा। ये आँख है, तो आँख अभी आपके सामने को देख रही होती है। ठीक है, फिर क्या करती है, यहाँ पे कुछ चीज़ आ जाती है, ये आँख उसको देखने लगती है। ठीक है, आँख क्या करी, अभी तो ये सामने देख रही है, लेकिन कुछ चीज़ नीचे आती है तो ये उसको ऐसे देखने लगती है। तो जब देखती है तो वो एक एंगल क्रिएट होता है। ये जो आप सामने देख रहे थे, ये आपकी दृष्टि रेखा कही जाती है। ठीक है, क्या बोली जाती है, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, सामने जो बनती है। और ये जो बाद में बन रही है ना भाई, ये वाली रेखा होती है कोण रेखा। ठीक है, यही जो कोण बनाती है, और इनके बीच में भैया जो कोण बनता है ना, इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन, मतलब आओ नमन करें। नमन करने का मतलब होता है झुकते हैं। झुकने में जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो झुक के देखते हो, मतलब झुके हैं आप, क्या है, आपकी नज़रें झुकी हैं। तो नमन करने में भी क्या करते हैं, आप बोलते हैं ना आओ नमन करें, ऐसे झुकते हैं आप। तो फिर वही चीज़ वो बन जाती है। यहाँ जो कोण बनता है ना, वो बनता है अवनमन कोण, है ना। और बाय द वे, अगर मान लो आपको नीचे ऊपर की कोई चीज़ देखनी हो, इसको आप देखें तो यहाँ से एक ये एंगल, मतलब ये एंगल ऊपर क्रिएट होता है। और जब आप नीचे से चीज़ को, ऊपर की तरफ की चीज़ देखते हैं नीचे से, मतलब आंखें आपकी सीधे देखती हैं, सीधे से आप ऊपर, कोई ऊपर मान लो शायद कोई पक्षी उड़ रहा होता है या गुब्बारा उड़ रहा हो या कोई प्लेन जा रहा होता है, ऐसी चीज़ें आप ऊपर की तरफ जब देखते हो तब भी एक लाइन आपकी आँख से उस वस्तु तक जाती है ना। उसको, उनके बीच में जो एंगल बनता है ना भैया, उसको हम बोलते हैं उन्नयन को। क्या बोलते हैं, उन्नयन। उन्नयन, वो मतलब होता है ऊपर, और वो की तरफ उन्नयन, है ना, ऊपर की तरफ उन्नयन। ऊ फॉर उसे क्या होता है, उसे ऊपर होता है ना। उसे तो आप तो पढ़ते हो उसे उल्लू, लेकिन उल्लू नहीं भैया, यहाँ पे हम आपको उल्लू नहीं बनाते, उल्लू नहीं, यहाँ उसे ऊपर पढ़ो, है ना, उसे ऊपर। और उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो बनता है वो ऊपर की तरफ बनता है। ये चीज़ें आप जान चुके हैं, अब जरा से देखना, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, एक समतल में क्या है, एक समतल मैदान है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, समतल मैदान बना लेते हैं। ठीक है, मैदान बनाने का मतलब एक रेखा खींच देनी आपकी। एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3√3 गुनी है। ये है मीनार और ये बन रही उसकी छाया। मीनार हमेशा जब खड़ी करेंगे इसको हम 90 डिग्री पे खड़ी करेंगे। कैसे, 90 डिग्री पे इसको खड़ी करेंगे मीनार को। मीनार की छाया ही नीचे बन गई। इसने कहा है कि मीनार की छाया की जो लंबाई है ना, वो ऊंचाई की 3 गुनी है। अगर इसको हम, इसको ऊंचाई माने, ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है, तो ये भैया क्या हो जाएगी, ऊंचाई का √3 गुना, h√3 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप ये चीज़। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। अब उन्नयन कोण की बात है ना भैया, सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है, अब अगर परछाई यहाँ बन रही है तो इंड पॉइंट परछाई का ये है, और सूर्य यहाँ इधर का ये होगा। सूर्य किस एंगल से बना रहा होगा उसको, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ये एंगल है ना, एंगल कौन सा, ये निकाल, नाम दे दो इनको कुछ। यहाँ पे एक त्रिभुज आपने क्रिएट कर लिया है ABC, और इसको नाम दे देते हैं, यही एंगल आपको निकालना है। एंगल क्या है, आई डोंट नो एंड यू डोंट नो। अब आप जानते हैं कि एंगल है क्या चीज़, है ना मुझे पता है ना आपको पता है, तो निकालेंगे यहाँ से। अब हम एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं, वही यूज करेंगे जो आप वहाँ से पढ़ के आते हो ना। सामने वाली भुजा लंब, और बाकी बड़ी भुजा कर्ण होती है, शेष बचती है, उसको आधार मानते हैं। ठीक है, तो इस कोण के सामने एक भुजा पड़ रही H, तो इसको हम बोलेंगे लंब, और लंब के अकॉर्डिंग ये भुजा होगी आधार। अब भैया बताओ, L और A आया है हमारे पास, लंब है आधार है।
लंब और आधार किसके लिए आता है? तो मैं बताऊंगा लंब और आधार हमारे लिए आता है। किसके लिए आता है? ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए, tan के लिए आता है ना। और cot के लिए भी आ सकता है क्योंकि tan का विरोधी होता है cot। तो एक दूसरे से क्या होते हैं, ये विरोधी होते हैं, इसलिए tan के लिए भी आ जाएगा, cot के लिए भी आ जाएगा। tan के लिए ये सीधे सीधे आता है और cot के लिए ये खोपड़ी के बल आ जाता है ना। मतलब पहले सीधे सीधे आएगा tan के लिए, इसके लिए उल्टा हो जाता है। सही बात है ना। तो अगर आप चाहो तो यहाँ tan का यूज कर सकते हो और आप चाहो तो cot का यूज कर सकते हो। और मैं कहूँगा मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, उनके विरोधियों को कम रखते हैं, सीधे सीधे वाले को ज़्यादा रख लेते हैं। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में लगाएंगे क्या, tan, है ना। लिखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें आपको चित्र में पहले दिखा देनी, या तो चित्र में दिखा देना या नहीं उसमें लिख देना कि माना मीनार की लंबाई ऊंचाई h हो गई और छाया h√3 हो गई, इतनी उसे मान के दिखा देना या शो कर देना चित्र में। मैंने चित्र में दिखा दिया, ठीक है। अब हमारे पास त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC से, है ना। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है, tan x है और इस tan x की वैल्यू है भैया h लंब बटे, क्या लिखते हो आप इसको, सीधे सीधे पहले से फार्मूला ही लिख देता हूँ मैं, L बटे A लिखा जाता है, क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ थीटा की जो वैल्यू है भैया, जो एंगल बन रहा है ना, वो x डिग्री बन रहा है और L आपको क्या है, h दी है, A क्या है, आधार h√3 है। कुछ साथी मेरे समझ गए होंगे कि h को h से काट सकते हैं और 1/√3 बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1/√3 बचा लेंगे यहाँ, ठीक है। अब tan में कितने की वैल्यू होती है, ये सबको पता है, कितने की वैल्यू है भैया, tan x में कितने की वैल्यू होती है, tan में भैया ये 30 का मान है, किसका है, 30 का। तो x की वैल्यू जो आई है ना, कितना आएगी, 30 डिग्री, क्या आएगी, 30 डिग्री। लेकिन क्या, अभी हमारे पास ये वैल्यू आई हुई है। अब हमें यहाँ दिखाना था कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो हम यहाँ एक लाइन लिख के चलेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 अंश होगा, ठीक है। अब कुछ को अगर डाउट हो कि ये सूर्य क्या मीनार के ऊपर ही बैठा था क्या, जो यहीं तक बस रेखा ली है, तो भैया मैं कह दे रहा हूँ सूर्य इसी रेखा पे चाहे जहाँ हो। अब ये रेखा सिर्फ मीनार तक ही सीमित नहीं है, ये रेखा आपकी जाएगी सूर्य तक, ठीक है। और अगर आप सूर्य तक खींच के ले जाओगे ना तो खींचते रह जाओगे, इसलिए हम मीनार तक ही उसको रखे हैं। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि एंगल 30 आना है, ठीक है। चलो छोड़ते हैं उसको, यहाँ पे आओ। इसने कहा है चित्र में बिंदु O ये रहा, ये क्या है, बिंदु O फॉर, ये बार बार उल्लू आ जाता है ना, बार बार, अभी U से उल्लू आया था, अभी O फॉर आउल आ गया। देखो बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण बताओ। अगर A से इसको देखें और P से इसको देखें तो क्या बनेगा, अवनमन कोण, मतलब वो नीचे की तरफ आओ नमन करे, बताया था ना आपको, आओ नमन करे, नमन हम नीचे की तरफ करते हैं, इसलिए वो एंगल बनता है नीचे की तरफ। किस साइड बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। और जब ये नीचे की तरफ बन ही चुका है तो भैया यहाँ पे इसकी दृष्टि रेखा रही होगी, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बनेगा ना, ऑलरेडी 60 दिया है, 60 के बाद हमें पता है दृष्टि रेखा है और ये सीधे क्या है, ऊंचाई है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। 90 में से 60 को घटाएंगे, एक एंगल तो मिल जाएगा, एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या, एक एंगल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको दूसरा भी यहाँ से निकालना है। वो दूसरा किसके, इस 45 के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दो, ये एक रेखा बन गई, एक वहाँ की रेखा है, ठीक है भैया। इन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसे करके ये निकल के जाएगी, दृष्टि रेखा है। बिंदु A और P क्या है, सेम डिस्टेंस, सेम हाइट पे हैं। बिंदु A और P सेम हाइट पे हैं भैया, सेम हाइट पे, ठीक है। कहाँ है, सेम हाइट पे। तो सेम हाइट पे होने पर इनको दृष्टि रेखा यही वाली होगी, दोनों के लिए दृष्टि रेखा सेम है, समझ रहे हैं ना। इसको कुछ नाम दे दो, ये तो A है ही, अरे यार ये क्या है, A है, इसको हम नाम देते हैं, चलो C नहीं दिख रहा, C दे देते हैं, ठीक। A पर जो अवनमन कोण बनेगा और जो P पर बनेगा, चलो दोनों को देख लेते हैं। पहले है P पर अवनमन कोण, नहीं पूरा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बिंदु P पर अवनमन कोण, P पर अवनमन कोण। अब अवनमन हमने लिख दिया तो वो समझ जाएगा किसकी बात कर रहे हैं,
अवनमन कोण कितना बनेगा भैया, ओ पी क्यू घटा देंगे, बनेगा क्या 90 माइनस कोण ओ पी क्यू, 90 में से घटा देंगे और 90 माइनस क्या बनेगा 60 इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री। ये है बिंदु P पर। अब हमें क्या चाहिए, A पर भी चाहिए। तो जो बिंदु A पर बनेगा, बिंदु A पर अवनमन कोण, अवनमन कोण ये क्या होगा, ये हो जाएगा एंगल ए ओ क्यू के। कौन से एंगल ए ओ क्यू के बराबर। क्यों होगा ए ओ क्यू के बराबर, क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो सी ए है वो ओ बी के बराबर है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, चूँकि सी ए जो है वो पैरेलल है किसके, ओ बी के पैरेलल है, इसलिए क्या होगा एक अंतर कोण बनेंगे। और जो अवनमन बन रहा है ना सी ए ओ है ना, कौन सा एंगल सी ए ओ, इधर इसका अवनमन क्या बना था सी पी ओ, ये एंगल बना था सी पी ओ, ये हमने निकाला क्या है सी पी ओ, यहाँ पे मिला हुआ था, ठीक है। और एंगल सी ए ओ निकाल रहे हैं तो सी ए ओ देख लेना ध्यान से, सी ए ओ इस एंगल की बात कर रहे हैं भैया, सी ए ओ कितना बनेगा 45 बन जाएगा। बताओ सबको समझ में आ गया ना। इस सवाल को समझाने का ही मतलब था कि आपको कम से कम ये अंतर पता चल जाएगा कि कौन अवनमन होता है और कौन उन्नयन होता है और क्या उन दोनों में रिलेशन होता है। तो जो उन्नयन बनेगा वही ऊपर अवनमन का काम करता है, अगर ऊपर वाली रेखा नीचे की पैरेलल है तो, ठीक है। तो अगर ये 45 अंश इसका दिया होता, सिर्फ इसका, तो ये यहाँ भी काम करता, समझ रहे हो ना। यानी इतना एंगल बनेगा हमारा 30 का, तभी यहाँ पे आया है 30 वाला, ठीक है। तो ये छोड़ते हैं इनको यहाँ पे और कुछ बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन यहाँ से नहीं लेते, ये लेंगे 1-2 मतलब 2 का तो बहुत कम उठाते हैं, मोस्टली ये 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से देते हैं, ठीक है। तो ज़रा सा देखते हैं उनको भी। तो आइए स्टूडेंट्स इस सवाल से भी निपट लेते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि सबसे पहले तो इस ऐसे क्वेश्चंस में एक विशेष ध्यान दिया करिए। आप लोग क्या करते हो, बड़ी लैंग्वेज देख के ही डर जाते हो, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि जितनी बड़ी लैंग्वेज ये देता है ना, उतना सवाल हमारे लिए सही हो जाता है, उतना आसान हो जाता है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या बताता है, ये अगर जैसे जैसे बोलता है ना वैसे वैसे आपको बनाना होता है। ये मान लो कि जितना ज़्यादा सवाल बोलेगा उतना ज़्यादा आसानी हमको चित्र बनाने में होगी, और अगर इसका हम फिगर अच्छे से ड्रा कर पाए तो सवाल में कोई दम नहीं होती, बस लाल कक्का कर लेना, ठीक है। समझ गए ना क्या करना है, आप लोग समझदार हो, काफ़ी समझदार हो, समझ गए होंगे। क्षैतिज तल पर, इसने कहा है क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु है। चलो यहाँ मान लिया कोई एक बिंदु, ठीक है। स्थित बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार, इसी तल पर एक बिंदु से, इसी तल पर एक ये तल बना है, ठीक है, इसी पर एक क्या खड़ी है ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है, ऐसे खड़े कर देना, ठीक है। अब इसने कहा मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इस बिंदु से जिस तल पे बिंदु है उसी तल पे मीनार भी खड़ी है, और इस तल से मीनार के क्या कहा है, मीनार के शीर्ष का, शीर्ष मतलब होता है शीर्ष बिंदु सबसे ऊपर, और अगर पाद बिंदु बोलता है तो सबसे नीचे होता है बेटा। शीर्ष क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, शीर्ष मतलब होता है ऊपर सिर, और पाद मतलब होता है पैर का नीचे आधार जहाँ पे वो टिकी है, तो ये हो गया पाद बिंदु, ये हो गया शीर्ष बिंदु, ठीक है। इसने कहा है शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। अभी यहाँ से हम शीर्ष को देख रहे हैं, इस शीर्ष को, तो एंगल बन रहा है भैया 30 डिग्री। फिर इसने कहा कि मीनार की ओर 40 किलोमीटर चलने पर, अभी मैं क्या हूँ, मान लो इस बिंदु पर मैं खड़ा हूँ, सामने मेरे मीनार है, मैं उसको शीर्ष को देख रहा हूँ और 30 डिग्री एंगल बन रहा है। फिर मैं क्या किया, मीनार की तरफ मुझको चलना है 40 मीटर, 40 मीटर चलना है। तो मान लो मीनार की ओर चलने के बाद मैं यहाँ आ गया, और यहाँ तक चलते टाइम मेरे पास थी सिर्फ डिस्टेंस 40 मीटर ट्रेवल करना है, ठीक है भाई। 40 मीटर तक गया और उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अब मैं यहाँ से देखूंगा तो क्या होगा, उन्नयन कोण 60 अंश हो जाएगा। इस बिंदु को देखना है भैया, और उन्नयन कोण कितना बनाना है, 60 अंश बनाना। जाहिर सी बात है एंगल बढ़ेगा, क्यों, जब मैं दूर से देखूंगा तो मैं थोड़ा सा झुका हुआ देख सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं नज़दीक जाऊंगा तो मुझको ऐसे सर उठा के देखना पड़ेगा। अगर मैंने सर उठा दिया है तो एंगल क्या होगा,
बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बढ़ेगा। फिर इसने कहा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई मैंने मान ली h हो गई, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी मैंने मान ली x मीटर हो गई, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में इसलिए ये सब कुछ मीटर में रहेगा। चित्र हमारी तरफ पूरे बन चुका है, बस नाम देना बाकी है। तो नाम दे दो ABCD, समझ गए ना। क्या नाम दे देना है? ABCD, कुछ भी आप दे सकते हो जो आपकी इच्छा। ABCD ऐसे भी आप इनको कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब एक एक त्रिभुज ले लो, सॉल्व करो। कितने त्रिभुज है इसमें? एक ये एंगल बन रहा है त्रिभुज, और एक ये बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। चलो अच्छा इसको पकड़ते हैं। अभी हम चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज ACD से। सबसे पहले चलते हैं ACD में। ACD कहाँ है? ये सबसे बड़ा वाला, ठीक है। अब ACD में हमने क्या देखा कि 30 के सामने भुजा, जब इसको गायब कर देना, बीच वाली को थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये है ही नहीं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो, अरे भैया मैथ पढ़ रहे हो तो मानने में क्या जाता है, मान लेना है। ये थोड़ी देर के लिए ये है नहीं, और हमारे पास सामने h है और नीचे ये 40 और x है, ठीक है। समझना थोड़ा ध्यान से। ACD में क्या है कि सामने वाली भुजा, एक सामने लंब है, नीचे आधार है। लंब आधार में रिलेशन इज tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हमको पता है। थीटा कितना है भैया? थीटा है 30 डिग्री। लंब कितना है? h है। आधार कितना है? आधार 40 भी है सर, और x भी है, तो 40 प्लस x। अगर मैं कहता ये चीज़ 10 है तो पूरी लंबाई कितनी होती? 40 प्लस 10 यानी 50। अब वो x है तो 40 प्लस x रखेंगे, इसको क्या रखेंगे? 40 प्लस x। अब h की, अब इसके tan 30 की वैल्यू अगर हम जाने, हमें पता है कि 3 होती है 1/√3, और h अपान क्या होता है? 40 प्लस x होता है, ठीक है। क्या होता है? 40 प्लस x रख देते हैं। अब हमारे पास क्या है? इधर इसका गुणा करवा दो, इधर इसका गुणा करवा दो, तो 1 से गुणा होगा तो ये अकेले इधर 40 और प्लस x, इधर क्या रहेगा? √3 और h। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 40 प्लस x बटे क्या? बटे √3 आ जाएगा भैया, बटे √3 आ जाएगा। अब हम h की ही वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अगर हम दूसरा त्रिभुज लेंगे तब भी हमारे पास h आने वाला है। अगर आप चाहो तो x की भी वैल्यू निकाल ही सकते हो, ठीक है। पर इसने पूछा मीनार की ऊंचाई, इसलिए हम सारे कुछ h के पद में रख रहे हैं, ठीक। अभी हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। आगे अब हमारे पास ये त्रिभुज मिलेगा, ये वाला, ये छोटा सा त्रिभुज। कौन सा? BCD। अब हम बात करेंगे त्रिभुज BCD में। अगर हम त्रिभुज BCD में बात कर रहे हैं तो फिर से समझना, 60 है, सामने लंब है, नीचे आधार है। सामने लंब है, नीचे आधार है। फिर से कौन मिलेगा? tan भैया। tan भैया लंब बटे आधार होते हैं। थीटा क्या है? थीटा 60 है, दुनिया को पता है, हमको पता है, तुमको पता है, ठीक है। लंब की वैल्यू है h और आधार की वैल्यू है ओनली x। अब यहाँ पे रूट क्या बनेगा? आगे थोड़ा सा देख लो। यहाँ tan 60 की वैल्यू क्या है? √3 है। क्या है? √3 है, ठीक है भाई। नीचे अभी दिखाई दे रहा है तो नीचे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है? √3 है, और h को रहने दो, x को x रहने दो। ये √3x बराबर h, इक्वेशन हो गई ये सेकंड, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बन गई। अब थोड़ा सा हम चलते हैं आगे की तरफ। कहाँ चलें? आगे की तरफ। आगे क्या है? आगे खेल होगा, है ना। आगे ही तो पूरा खेल होना है। 2 इक्वेशन बना लिए हो, सॉल्व भी तो करोगे, पता चल जाएगा सॉल्व करने में। आओ इधर, h की वैल्यू इतनी है, h की वैल्यू इतनी है, तो हम जानते हैं कि समीकरण 1 क्या है? 1 और 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या? 40 प्लस x बटे क्या है? बटे भैया √3। ये चीज़ बराबर हो जाएगी √3x के। बताओ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ईमानदारी से बताना, ये वैल्यू s से बराबर हो जाएगी कि नहीं? जब त्रिभुज मतलब समीकरण का एक पक्ष बराबर हो ना, तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो ही जाता है भैया। रख लेते हैं काम चलाने के लिए, जैसे मैंने रख लिया है ना, ऐसे आप भी रख लिया करो, ठीक है। अगर काम बन रहा है तो ज़रूर बना लो।
नहीं बन रहा तो ज़बरदस्ती बना लो, ठीक है ना। ऐसे मत करना, ज़बरदस्ती मत करना, मैथ बुरा मान जाती है ज़बरदस्ती करने से। रूल पे टिके रहना इसका, ठीक है। अब ये चीज़ जाएगी इधर गुणा करने पे, तो 40 + x बराबर √3 है, x है, इसके साथ जाएगा √3 गुणा में, है ना। अब सबको पता है कि अगर सेम संख्याएं हो और रूट लगाओ दोनों में तो गुणा कर देने से वो संख्या बाहर आ जाती है रूट से, पिंजरा टूट जाता है दोनों का, है ना। दोनों को क्या होता है, अभी कवच के अंदर थी, दोनों को लड़ा दिया गया, दोनों के पिंजरे टूट गए, कवच टूट गया, दोनों आपस से बाहर आ गई और बचेगा उनमें से एक ही, ठीक। आओ इधर, यहाँ हमारे पास है 40 + x, इस x को उसको दे दो ना, अगर काम बन रहा है तो दे दो, दे देते हैं। चलो भैया दे दिया, आपने कहा हमने दे दिया, ये आ गया, बताओ सही है। अब x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20, क्या आएगी, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब अगर x 20 पा ही गए हो तो एक काम ना कर लो, क्या, इसको यहाँ रखा लो। अगर 20 x पा गए हो यहाँ रखा, अगर यहाँ रखाओगे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ रखाओगे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पा जाओगे, ठीक। तो आ जाओ, हमें निकालना था क्या, इसकी मीनार की ऊंचाई, तो लिख देंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड में x बराबर 20 रखने पर, ठीक है भैया, किसमें रखा दें, इसमें आसानी से मिल जाए, क्योंकि हम बहुत आलसी हो चुके हैं, हम अपना काम आसानी से करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम भी यहाँ रखोगे कैलकुलेशन करोगे टाइम लगेगा, हटाओ यहाँ रख दो, सीधे डायरेक्ट मिल जाएगा। h बराबर क्या है, √3x है, ठीक। √3 इंटू क्या करोगे, 20 कर दोगे और h की वैल्यू 20√3 आपको मिल जाएगी, इतने मीटर, ये h मिल चुका है। अब हम लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई क्या है भैया, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है, क्या है, 20√3 मीटर होगी, समझ गए ना, 20√3 मीटर होगी। सवाल ऐसे खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स देगा, पूरे 4 मार्क्स दिला के जाएगा। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, उसको एग्जामिनर को समझाते हुए चलना है सवाल को और लगाते हुए चलना है सवाल को, ठीक है। सिर्फ आपको सवाल की लैंग्वेज अच्छी रखनी है, जो मतलब जो चीज़ आप अच्छा लिख पाते हो उसी को लिख देना, और जहाँ पे आप थोड़ा सा लैंग्वेज टूटी फूटी हो तो भैया उसको छुपाने की कोशिश करना, हाईलाइट चीज़ें वही करना जो आपने अच्छा लिखा हो, बहुत बढ़िया मार्क्स मिलते हैं, ठीक है भैया। 100 पे 100 आपको मिलवा देंगे, हम भी लगा देंगे 100 पे 100 आपको मैथ में, इसमें बिल्कुल आपको कुछ सोचना ही नहीं, आराम से क्लास करते रहिए। करने के बाद जब आप पेपर पे जाएंगे ना भैया, तो एक एक क्वेश्चन इसी से निकल के आया होगा, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं पेपर तो वही लागत लग रहा है, वहीं से बन के आया हुआ है जहाँ से हमने क्लास करी थी, है ना। मतलब टाइप यही रहना है बस। हो सकता है भैया कि यहाँ सवाल पे चेंज कर दे कि 60-30 या जो भी, उसको चेंज कर दे, 40 मीटर की जगह 20 मीटर चलवा दे, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन सवाल आपको ये ऐसे ही इसी टाइप के मिलने वाले, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं इसको, थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। बड़े नहीं, अभी 4 ही मार्क्स के दिखाऊंगा, 6 के दिखाऊंगा ना तो आप लोग क्लास छोड़ के भाग जाओगे, भगना नहीं, लेकिन डटे रहना है, डटे रहे, अड़े रहे तो लास्ट में जीत तुम्हारी होगी, ठीक है। आओ आगे, तो आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन से आपको मिलाते हैं। लैंग्वेज में ये बहुत बड़ा दिख रहा है, पर मैंने कहा आपसे कि जितना ज़्यादा बड़ी इनकी लैंग्वेज होगी, जितने ज़्यादा बड़े आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, प्रश्न दिख रहे होंगे, उतना ही आसानी आपको बनाने में भी हो जाएगी, ठीक है। और मेन होता है, मेन रोल इसमें होता है फिगर का। फिगर अगर आप ड्रा कर पाए भैया तो बस, उससे आगे फिर कुछ नहीं, आराम से आप कर ले जाओगे, है ना। आओ इधर, आपको फिगर ड्रा करना है, लैंग्वेज समझना जरा। भूमि के एक बिंदु P से, भूमि होगी, भूमि में एक कहीं बिंदु होगा P, समझ लेना ध्यान से, भूमि हो गई, यहाँ एक बिंदु हमने मान लिया P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, यहाँ कहीं भवन लगा है भैया, क्या लगा है, एक भवन बना हुआ है, भवन, ठीक है, ये लो, ऐसे एक भवन बना हुआ है, ठीक। शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। यहाँ से मैं अगर भवन के शिखर को देख रहा हूँ ना, तो ये एंगल कितना है, 30 अंश है, समझ रहे हैं।
और इसकी भवन की ऊंचाई कितनी है भैया, 10 मीटर। ठीक, फिर इसने कहा है कि ध्वज को लहराया गया, उसी भवन के शिखर पर एक ध्वज भी रखा है। ये एक ध्वज है, समझ रहे हो ना, ये क्या है, एक ध्वज है। ठीक, ध्वज लहरा दिया, सनातनी झंडा। आ जाओ, क्या है ये, सनातनी झंडा है भैया, ये सनातनी आदमी है इसीलिए अपनी छत पे ध्वज लहरा रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, ध्वज को लहरा रहा है, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है उसी बिंदु P से, इसने कहा है, और P से ही ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण। अगर मैं इसी बिंदु से उस ध्वज को देखने लग जाऊं ना, किसको, इस ध्वज को, तो अब ये जो एंगल बन रहा है भैया, अब ये बनेगा 45 डिग्री। कितने का, 45 डिग्री का। ध्वज दंड की लंबाई बताओ, पहले तो ये लंबाई आपको निकालनी है, ध्वज दंड की लंबाई निकालनी, हमको नहीं पता है, हम इसको h मान लेंगे। ठीक है, मीटर में दी है ना 10 मीटर, इसको भी रख लो मीटर में। ठीक, फिर इसने दूसरी चीज़ कहा है, और बिंदु P से भवन की दूरी, इस बिंदु से भवन की दूरी आपको पता है क्या, 9, मुझे पता है क्या, 9, और निकालेंगे, यस निकाल। बिंदु P है, बिंदु A है, बिंदु B है, बिंदु C है, समझ गए ना। ऐसे बांट देना है क्योंकि त्रिभुज हमें इसमें छांटने पड़ेंगे। ठीक, आ जाओ आगे। फिर क्या करना है, एक एक त्रिभुज लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं PAC, ये बड़ा वाला त्रिभुज। क्या ले लें, त्रिभुज PAC में। आ जाओ, PAC में क्या करने वाले हैं, ये एंगल 90 99 45 है, 45 डिग्री का एंगल। सबसे पहले तो ये एंगल क्या है, 45 डिग्री। और इस एंगल के सामने भैया जरा देखना, मेरे पास क्या भुजा है, H भी आती है 10 भी आती है, दोनों आ रही है। देखो ना, इस 45, थोड़ी देर के लिए इसको गायब कर दो, मान लो कि ये भुजा है ही नहीं, है ना, मैथ वाले बहुत मानते हैं, इसको हटाओ और मान लो कि भुजा नहीं है, तो 45 के सामने H+10 पड़ेगी। क्या पड़ेगी, H+10। सामने लंब है, नीचे आधार है, तो फिर से किसको बुलाओ, tan थीटा। डरना नहीं है, लंब बटे आधार रख देना है। अब थीटा कितना है भैया, तो थीटा है आपका 30 डिग्री। लंब कितना है, लंब H भी है, साथ में 10 भी है। ठीक, H+10 लिख के चलेगी। आगे क्या है, अपान में x आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आधार x है। ठीक, इसकी वैल्यू रखते हैं 1/√3 रहेगी, और यहाँ पे H+ क्या है, 10 है, नीचे है x। इस x का गुणा इधर कराओ, इस √3 का इधर कराओ, x की वैल्यू आ जाएगी √3, अभी बाहर वेट करा लो, है ना, √3 का बाहर वेट करा लो, वेट करा लिया। चलो अभी रोक देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक, अब चलते हैं दूसरे वाले पे। अब हमारे पास त्रिभुज PBA, इतना त्रिभुज लेते हैं, सिर्फ ये नीचे वाला ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, PBA, त्रिभुज PBA में ध्यान देना जरा, PBA, इस त्रिभुज में जो एंगल है ना, वो 30 डिग्री वाला काम करेगा, 45 वाला नो, गलत बात, 45 नहीं, इधर क्या, इधर हमारे पास छोटा वाला एंगल 30। तो इसके सामने लंब, नीचे आधार है ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे, ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, गड़बड़ हो गया भैया, इधर थोड़ा संभल के चलेंगे। यहाँ हमारे पास एंगल था 45 का, एंगल 45 बन रहा था ना, तो 45, और 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और 1 के हिसाब से यहाँ पे ये नहीं आएगा। अब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू H+10 ही रहेगी, समझ गए ना आप, H+10 x की वैल्यू है। समीकरण 1 बन चुकी। ठीक, नीचे आ जाओ, नीचे हमारे पास है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, हम जानते हैं, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा यहाँ 30 है बचूगा, कहाँ, यहाँ 30 है, और सामने भुजा लंब क्या है, 10 है, और नीचे भुजा क्या है, x है। ठीक, tan 30 की वैल्यू बताना जरा, वही वाली 1/√3, 10/x, 10/x। अब आगे अगर देखेंगे आप, तो x की वैल्यू आपको 10√3 दिख रही होगी, क्या, x का इधर, √3 का इधर, 10 की वैल्यू, x की वैल्यू 10√3। बताओ ये क्या है, x क्या है, बिंदु से P बिंदु से भवन की दूरी है। एक चीज़ तो हमें मिल चुकी है, क्या मिल गई है, P बिंदु से भवन की दूरी आपको मिल चुकी है। ठीक, तो अब आप निकाल लेंगे समीकरण 2 में रख के, समीकरण 2 से आप क्या निकालोगे, h की वैल्यू निकालोगे। रखो, समीकरण 2 से, नहीं भैया 2 नहीं 1 से, समीकरण 1 में x बराबर
10√3 रखने पर 10√3 रखा हो वहाँ पे, तो x की जगह पे है हमारे पास 10√3 बराबर h है प्लस 10 है। इस 10 को इनको दे दो ना, किसको, इनको दे दो, माइनस का 10 हो जाएगा। h बराबर, अब h बराबर आपको मिल जाएगा 10 चीज़ कॉमन हो जाएगी, अंदर √3 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर आपको h निकालना ही है तो इतनी भी सही है, और अगर और निकालनी है आगे तो √3 का मान रख दो भैया 1.732। ये 1.7 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 7.3 कुछ समथिंग आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो अगर इतना भी छोड़ देंगे तो सही है, गलत नहीं है। अब आप नीचे लिख दो कि अतः जो आपसे पूछा था, अतः ध्वजखंड की लंबाई ध्वजखंड की बताओ कितनी आई है, h आई है। h कितनी है, 10√3 माइनस 1 मीटर तथा P से भवन तक की दूरी कितनी है बताओ भैया। यहाँ निकाला था ना आपने, कितनी निकाला था, x की वैल्यू 10√3 मीटर, 10√3 मीटर होगी। बताओ अब ये क्या है, सही है ना, क्या है, सही है। अब आपका सवाल एकदम सही है, आप यहाँ भी पा जाओगे पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आइए स्टूडेंट्स इस सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल आपसे क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि अगर 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, उसकी चोटी से एक मकान की छत, एक साइड मीनार रहेगी भैया, एक साइड छत रहेगी। अभी तक आपने देखा था कि एक ही चीज़ रहती थी, या तो छत खड़ी करो या मीनार खड़ी करो या कोई पिलर खड़ा कर दो, लेकिन इस बार हम दोनों साइड करेंगे, इधर भी कुछ खड़ा होगा, इधर भी कुछ खड़ा होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन ये बना लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको देखना है इसमें कि एक तरफ मीनार खड़ी है, एक तरफ छत खड़ा है, मतलब एक तरफ छत पड़ी है, एक तरफ मीनार है। अब समझना ये है कि छत नीचे है या मीनार है ना, हो सकता है मीनार छत से ऊंची हो या हो सकता है छत मीनार से ऊंची हो, तो इसमें बताया जाएगा भी। और समझेंगे कैसे, वही उन्नयन और अवनमन कोण ही बताएंगे कि कौन नीचे है कौन ऊपर है। ठीक है, आओ इधर। इसने कहा है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एक मीनार खड़ी करते हैं, और ये हो गई इसकी जमीन से एक मीनार खड़ी है जिसकी ऊंचाई है 60 मीटर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण बन रहे हैं, मतलब मीनार से हम देखेंगे छत को तो वो हमारे नीचे, मतलब नीचे को देखेंगे, अवनमन बनाएंगे, मतलब नमन का मतलब झुकना, तो हम झुक के देखेंगे, नजरों को क्या करेंगे, झुकाएंगे, तब उसको देख पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि जो छत है ना भैया, वो क्या है, वो छोटी है मीनार से, है ना, वो क्या है, छोटी है। मीनार मकान की छत तथा आधार, छत के लिए 45 अंश, आधार के लिए 60 अंश। तो ये छत है, छत की हाइट जाएगी मीनार के यहाँ तक। ठीक भैया, अभी हम क्या देख रहे हैं, छत की ऊपर को देख रहे हैं, ऊपर की छत को देख रहे हैं। छत को जब देखेंगे तो 45 अंश अवनमन बनता है, ये बात है, यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक, तो ये जो अवनमन बनता है ना छत को देखने पे, ये 45 अंश का है। क्यों है 45, ये रही दृष्टि रेखा और ये रही कोण वाली रेखा जो कोण बनाएगी। तो ये रेखा क्या है, नीचे वाली रेखा के समांतर है, इसलिए ये कोण बन जाएगा 45 अंश का। बताओ सही है ना, एकांतर कोण होते हैं ना, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं, ये एकांतर हो गया। अब अगली बात इसने कहा है आधार के लिए, आधार यानी अब वो यहाँ देखना चाहता है, यहाँ, और यहाँ पे देखेगा तो ये एंगल बनेगा, ये बड़ा सा, और ये एंगल इसने कहा है 60 अंश। ये एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के, ये एंगल हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, हमारा नहीं, उस छत और मीनार का, है ना। चलो भैया कोई बात नहीं। इसने कहा है कि उस मकान की ऊंचाई बताओ, इस मकान की ऊंचाई बतानी है। वो चीज़ मीटर में है तो हम भी इसको h मीटर लिख लेते हैं।
ठीक है ना। और मीनार से उसकी दूरी बताओ, यहाँ मीनार है, इसकी दूरी भी बतानी है, ये चीज़ हम x मीटर ले लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास चित्र कंप्लीट है, तो हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे। पहले बिंदु तो दर्शा लो दादा, इधर आओ, ए बी सी डी ई, ये बिंदु हमने क्या किए, शो कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कौन से दो त्रिभुज? अरे सर जी आपको तो दिख जाते हैं, पर हमको नहीं दिखते दो त्रिभुज। हमें तो यहाँ 4-5 दिख रहे हैं, पर बेटा लेना दो है। ठीक है, लेने दो है, मतलब एक 60 में बन रहा है, देखो एक एंगल 60 बना रहा है ये त्रिभुज, एक एंगल 45 बना रहा है ये त्रिभुज। दिखने को तो 10-10 दिखेंगे भैया, भांग खा के मत जाना, नहीं तो पूरे पेपर में त्रिभुज दिखेंगे। ठीक है, यहाँ आओ आगे, क्या करोगे अब, आगे देखो। सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेते हैं, 45 वाला लेते हैं। नाम क्या है, सी डी ई नाम है इसका। क्या नाम है, त्रिभुज डी सी ई में। अगर ये x है तो भैया ये सामने वाली भुजा भी x मीटर रहेगी, पता है ना आपको। अगर ये h है, पूरी 60 है, तो बताओ ये भुजा क्या बनेगी, इसको कोई बता सकता है क्या? यस, एलविस भाई से पूछ लेते हैं ना, एलविस भाई भी आपके नहीं बता पाएंगे। आप इधर क्या करेंगे, फिर आपको मैं ही बताऊंगा कि ये 60 माइनस h मीटर होगी। कैसे, देखो पूरी है ये 60, ये पूरी है 60 और इतनी है h, ये सामने दिख रही है, इतनी h है, पूरी 60 है। उस 60 में से h को घटा दोगे तो इतनी ही तो बचेगी, वही बात यहाँ लिखनी थी। ठीक है, चलो लिख दिया। डी सी ए में हम फिर से देख रहे हैं कि tan के सामने लंब और आधार, हमें ये आधार पता है और लंब पता है, तो tan कितना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है, 45 अंश, थीटा है हमारे पास 45 अंश, लंब कितना है 60 माइनस h x मीटर। ठीक, 45 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 60 माइनस h अपॉन x की वैल्यू हो जाएगी 60 और माइनस h, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आओ दूसरे में, ए बी ई में। त्रिभुज कौन सा, ए बी ई में। ए बी ई में क्या दिख रहा है, फिर से 60 के सामने भुजा लंब और ये आधार, फिर से आप किसको लाओगे, tan थीटा को। बहुत लाते हैं tan थीटा, टन है होती है ऐसे, tan है ना। आओ आगे, लंब बटे आधार। ठीक, tan थीटा कितना है, 60 अंश है, तो L बाई ए, L कितनी बनेगी, L फॉर लंब 60 है, A है x। थीटा की वैल्यू क्या है, 60 है, इसका मान क्या होता है सबको पता है ना, √3 होता है, और ये 60 बटे x हो जाएगी। x की वैल्यू आएगी 60 बटे में √3। फिर क्या करवाओगे, परिमेयकरण। जब भी रूट में मतलब हर में आपको रूट का मान दिखेगा तो आपको परिमेयकरण ही कराना है। ठीक है, इन सवालों में परिमेयकरण बहुत जरूरी होता है जानना। परिमेयकरण का मतलब होता है हर का अंश और हर में गुणा। ठीक, ये दोनों मिलके 3 बन जाएंगे, क्या बनेंगे, दोनों मिलके 3 बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 60 और गुणे √3 और नीचे बनेंगे 3 से काट देना भैया, 20 बार में कट जाएगा, और x की वैल्यू क्या मिलेगी, 20 मिल जाएगी। x की वैल्यू 20 मिल जाएगी। x क्या है, दोनों के बीच की दूरी, भवन और मीनार, ये इधर खड़ी है मीनार। ऐसे लिख के भी बता देना, अगर दो चीज़ें हैं ना तो लिख के भी बता देना कि मीनार किधर है, भवन किधर है। ठीक, ऐसे लिख देना, लिखने में क्या जाता है, 2 ही अक्षर लिखने। ठीक है, इसका फर्क पड़ता है कि आपने जो काम किया है होश में किया है, भांग खा के नहीं किया है ना। चलो अब 1 से बराबर 20 है। अब हमें क्या चाहिए, 60। हमें यहाँ फर्स्ट में x की वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे हमें h मिल सके। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 20 रखने पर क्या रखाना है, x बराबर 20 रखाना है, तो रखाओ ना 20, 20 रखाना है, 20 बराबर 60 माइनस h को अपनी साइड ले लो, 20 को 60 की साइड दे दो, तो h की वैल्यू क्या आएगी, ले क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आएगी, h क्या है, h तो भवन की ऊंचाई है ना, तो
एच आ जाएगा 40, एच आएगा 40। अब इसने पूछा था मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी, तो लिखेंगे नीचे लाइन, अतः मीनार से भवन की ऊंचाई 40 मीटर, व मीनार से छत की दूरी, मीनार से, अरे यार क्या लिख दिया, मीनार से भवन की, मीनार से भवन की दूरी कितनी है 20 मीटर, 20 मीटर, व भवन की ऊंचाई, व भवन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 40 मीटर है, 40 मीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये सवाल भी आपका ख़त्म हो जाता है। तो दो चीज़ें जब भी आपसे पूछेगा, दोनों अपने सामने खड़ी हो तो ध्यान देना, पहले कौन सी बड़ी बनानी है, कौन सी को छोटा रखना है। ठीक है, यही चीज़ विशेष आपका ध्यान दिया जाता है इस पर। तो एक और मेरे पास अभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो मैं आपको क्या करूँगा, होमवर्क दूंगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ 6 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। जब 4 वाले हालत ख़राब कर देते हैं तो 6 वाले क्या करते होंगे, ज़रा देखना। आ जाओ, तो आइए स्टूडेंट्स, आपको मिलवाता हूँ ऐसे क्वेश्चन से जो 6 मार्क्स में पूछा जाता है। उसकी क्या लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज सेम रहती है, बस थोड़ा सा बदलता क्या है, तो वह यहाँ देख लेंगे क्या बदल जाता है। किसी मीनार के आधार से, एक क्या रखी है भैया, एक मीनार है, ठीक है, के आधार से एक ही सरल रेखा, एक इसी के आधार से गई है सरल रेखा, ऐसे करके, ठीक भैया, एक सरल रेखा गई है। इसने क्या कहा है कि सरल रेखा में ए तथा बी दूरी पर, एक तरफ की दूरी ए है, एक तरफ की दूरी बी है, स्थित दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर ए है, दो बिंदु ए तथा बी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन को, से देखें, यहाँ से देखें किसको, मीनार के शिखर, और यहाँ से भी देखें किसको, मीनार के शिखर। ठीक, तो इसने कहा है देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। चलो, सब कुछ यहीं पे छुपा दिया इसने, क्या है, एक दूसरे के कोटि पूरक है। सबको पता होता है कि कोटि पूरक कोण वे कोण है जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है। मतलब एक अगर x है तो दूसरा 90 माइनस एक्स, एक अगर 40 है तो दूसरा 90 माइनस 40 यानी 50, एक अगर 30 है दूसरा 90 माइनस 30 यानी कि 60। तो ऐसे आपको करना है, अगर एक थीटा है तो भैया दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये सबको पता है। ठीक, अब h मान लेते हैं क्या, इस मीनार की ऊंचाई, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ये है, क्या है, √AB। ठीक है, वैसे तो आगे इसने एक और चीज़ कही है, अगर a की वैल्यू 18 मीटर रखें और b की वैल्यू 32 मीटर रखें, इनका मान भी निकालना कि क्या होगा। तो ये चीज़ तो मैंने नहीं आगे नोट करी है, अगर तुम्हें लगता है तो तुम अपना देख लेना, समझ। ठीक है, चलो कोई बात है, हम सिर्फ प्रूफ करेंगे ये चीज़ कि h ये आ जाएगी। a है, b है, बीच में बिंदु c ले लो, यहाँ पे बिंदु d ले लो। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम त्रिभुज ACD कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ACD, ये वाला त्रिभुज, इस साइड वाला त्रिभुज। थीटा एंगल है, सामने लंब भुजा, नीचे आधार भुजा, क्या लगाओगे, tan थीटा लगाओगे, क्या लगाओगे, tan थीटा, अरे लगाओ ना tan थीटा। ठीक है, तो अब थीटा की वैल्यू क्या है नहीं पता, पर देखो एक बार पहले लिख देना लंब बटे आधार। अब आगे आ जाओगे, tan थीटा बराबर h/a बन जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। आगे चलते हैं, ACD में बात कर रहे थे हम, ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे त्रिभुज BCD में, BCD उधर वाले त्रिभुज BCD में। अब देखना जरा ध्यान से देख लेना, BCD में जो थीटा है भैया फिर से 90 मतलब क्या है, tan ही बनेगा, क्योंकि सामने लंब, नीचे आधार, लंब बटे आधार। थीटा इस बार कितना है, इस बार थीटा 90 माइनस थीटा है, क्या है थीटा है 90 माइनस
थीटा। 4 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 का देता तो आगे बढ़ा लेता, अभी ये 4 मार्क्स का, 6 का देगा तो ये चीज़ जोड़ के बताएगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इस पर। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। कॉट थीटा की वैल्यू h/a इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जाता है भैया, ये पूछा हुआ सवाल है, मैंने कुछ बना के नहीं रखा इस पर। ठीक है, तो फोकस करके चलना, थोड़ा सा हल्के मत लेना इसको, नहीं तो भारी पड़ जाएगा, सोच लो। तो अब क्या करेंगे, एक तरफ tan है एक तरफ कॉट है, तो क्या कराते देते हैं, समीकरण सेकंड फर्स्ट और सेकंड गुणा करा लेते हैं। क्या करा दें, गुणा सेकंड करवा दें। ठीक, इन दोनों का आपस में हम गुणा करवा लेते हैं। गुणा कराएंगे तो tan थीटा एक पक्ष का एक पक्ष से, दूसरे पक्ष का दूसरे पक्ष से, कॉट थीटा h/a/b। tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट को देखो क्या करते हैं, इनको हम छू मंतर मारेंगे। tan इंटू कॉट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। इन दोनों को काट दो, क्या बनेगा, h² AB। ठीक, h² बराबर होगा AB। अब जरा बताना कि h की वैल्यू वही नहीं बन जाएगी जो इसने बोला था कि सिद्ध करके बताओ। तो ले भैया ये ले, हाँ आ गई ना, क्या होगा, सिद्ध हो गई, h बराबर √AB। अरे आपको प्रूफ करना था। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, चलो बढ़ा देता हूँ कि a बराबर 18 मीटर हुआ, b बराबर 32 मीटर। ये चीज़ इसने आगे जोड़ रखी है, जोड़ी है ना, a 18 b 32, यही दिया इसने। ठीक है, तो है तो h की लंबाई ज्ञात करो, मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ऊंचाई की है कितनी। ठीक है, तो h a की जगह पे रखो 18, b की जगह पे रखो 32, बनाओ अंदर अंदर इनके गुणन। 18 को क्या लिखते हो, लिखते हैं 2 तिया 6 और 6 तिया 18। 32 को क्या लिखते हो, 32 को लिखते नहीं है, लिखते नहीं है कुछ, 32 को 5 बार लिखते हैं, 2 2 2 2 2 2 और 2। बताओ इनमें से पेयर किसका किसका बनेगा, 3 का बन जाएगा, इस 2 का बनेगा, इस 2 का बनेगा, ये 1 2 1 2 ये और बना लेंगे। ठीक, तो h की जो निकल के आनी है, h जो निकल के आनी है वो 2 आएगी, और एक और 2, एक और 2 और एक यहाँ पे 3 आ जाएगा। h टोटल आ चुकी है आपके पास 24 मीटर। तो ये फुल आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन अपन हो चुका है। ठीक है, 2 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे h निकालने के। लिख देना, अतः क्या मीनार की ऊंचाई 24 मीटर होगी। तो चलो छोड़ते हैं इसको, एक और क्वेश्चन 6 वाला दिखाता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, एक और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन से मिलते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कुछ अलग तरह की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और अलग तरह से, अलग मतलब तरह से लगेगा नहीं, पर ये अलग तरह का सवाल है। थोड़ा सा इसको समझेंगे, जितने आपके पैटर्न अभी आपने किए उनमें से ये बिल्कुल अलग बनेगा, देखना ध्यान से। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, सबसे पहले क्या करना है, सड़क बनाना, इसकी चौड़ाई है 80 मीटर। ठीक है, और ये सड़क ऐसे चलेगी। ठीक है, सड़क ऐसे चलेगी, इस तरफ और इस तरफ कुछ चीज़ें लगी, देखना, दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं दोनों साइड। यार बन जाना ठीक से एक बार, ऐसे, और इधर भी ऐसे। इसने कहा है समान ऊंचाई के, क्या बोला है, अगर इसकी भी ऊंचाई h मीटर है तो सामने वाले खंभे की भी ऊंचाई h मीटर हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इस बीच एक सड़क का क्या है, एक बिंदु। ठीक है, वो कहीं पे भी हो सकता है। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30, जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ 30 बना देना, जिस तरफ कम है उस तरफ 60 बना देना। ठीक है, 30 और 60 अंश। और खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई बता देना, खंभे से बीच की उनके बीच की दूरी बता देना। अगर मैं मानूँ ये पॉइंट ए है, ये बीच पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, तो ज़रा देखना, ए से बी तक की दूरी को मैं मान लेता हूँ x मीटर।
इस खंभे से दूरी, समझ गए ना। एक तरफ की दूरी x मीटर मान लिया, तो दूसरी तरफ की क्या हो जाएगी, दूसरी तरफ की तुम बताओ क्या होगी, सही से बताना क्या होगी, क्या सोच रखे हो कि दूसरी तरफ की दूरी 80 माइनस एक्स होगी। इसने किसने यही सोचा था कि 80 माइनस एक्स होगी, ठीक है। तो 80 माइनस एक्स होगी, क्यों, क्योंकि पूरी 80 है, 80 में से एक्स घटा दोगे तो इधर की वैल्यू आधी आ जाएगी, ठीक। अब हम चलते हैं, पहले सब कुछ हमने शो कर दिया है। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी ई। कौन सा त्रिभुज, ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में जरा इसमें ध्यान देना, एंगल 60, एंगल के सामने लंब, नीचे आधार, क्या लगेगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, मतलब थीटा पहले रखो 60, लंब को पूछोगे तो बनेगा x, आधार इसका है x, h बाई x, लंब है h, सामने लंब होती है सामने भुजा, इस एंगल के सामने, और इसके नीचे वाली x हो जाएगी। 60 की वैल्यू होती है √3, तो h की वैल्यू आ जाएगी भैया, h की वैल्यू आ जाएगी √3x, क्या आएगी, √3x। यहाँ से h की वैल्यू आई है, इक्वेशन 1 मान लो। उधर चलो, उधर कौन सा, त्रिभुज बी सी डी में 30 के सामने लंब, नीचे भुजा x, तो यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ पे भी tan थीटा बन जाएगा, और इस tan थीटा को हम लिखते हैं लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू भैया 30 अंश, क्या है 30 अंश, लंब है हमारा h, a क्या है, आधार क्या है 80 माइनस एक्स है, ठीक है। थीटा की 30 की वैल्यू रखोगे तो 1/√3 और h/80 माइनस एक्स, समझ गए ना, क्या बनेगी 80 माइनस एक्स बन जाएगी। आगे आ जाओ, इसको एक गुणा करवा दो, इसको इधर गुणा करवा दो, तो बन जाएगा ये √3 इंटू एच, और आगे बन जाएगा 80 माइनस एक्स, ये चीज़ बन गई, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ दी है, h की वैल्यू क्या दी है, चलो रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट से हम रख देते हैं 3, और h की वैल्यू होती है √3x बराबर 80 माइनस एक्स। ये √3 और √3 बताया था ना कि अगर सेम नंबर होंगे, रूट के अंदर होंगे, तो इनमें से एक बाहर आ जाएगा, उस साइड वाला x इस साइड आएगा तो जुड़ जाएगा इनसे, है ना। इधर 80 है, 4x बराबर 80 के, तो 1x बराबर 20 के, समझ गए ना, 1x बराबर 20 के। उसी तरह से हमें क्या पता होना चाहिए, हमने देखा था इधर से 20, उधर से ये 60 पड़ेगी, 20 मीटर और 60 मीटर। ऊंचाई क्या बनेगी इनकी, ऊंचाई निकालने के लिए लिख देना है, देखो अब दूसरी साइड की, मतलब ये अभी ए बी निकली है, एक खंभे से बीच की दूरी 20 मीटर, और दूसरे खंभे से क्या होगी, अभी 80 माइनस एक्स, ए बी हमारे पास आ गई है, ए बी जो निकली है वो 20 निकली है, उधर बी सी निकाल लो, बी सी क्या है 80 माइनस 20 यानी कि 60। अब ये निकली, देखो भैया ए बी 20 आई थी और बी सी क्या आ गई है, बी सी 60 आ गई है, ठीक है। तो एक खंभे से दूरी 20 होगी, दूसरे खंभे से दूरी क्या होगी 60। जिस साइड 30 का एंगल बनाएंगे उस साइड की दूरी 60, जिस साइड 60 का एंगल बनाएंगे उस साइड की दूरी 20, ठीक। तो अगर आप चाहो तो एंगल 30 इधर के लिए बना सकते थे, तो इधर की दूरी 60 आ जाती, ठीक है, और उधर की दूरी 20 आ जाती। अब चलो दूरी की ऊंचाई निकालते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, x बराबर 20 रखा रहे तो भैया h बराबर है हमारे पास √3, और x की जगह रखाओगे 20, तो ऊंचाई बन जाएगी 20√3, क्या बनेगी, ऊंचाई बन जाएगी 20√3, समझ गए ना, 20√3 बन जाएगी भैया। आगे आ जाओ, आगे क्या करोगे देखो, अब हम लिख देंगे कि अतः, अब दोनों खंभे सेम ऊंचाई के थे, लिख देंगे अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर तथा बिंदु की
खंभों से दूरी तथा उस बिंदु की, लिख देना उस बिंदु की, किस बिंदु की, जिस बिंदु के लिए बोल रहे थे, ठीक है, उस बिंदु की खंभों से दूरी, खंभों से दूरी क्रमशः, अब बताना जरा, क्रमशः ध्यान से लिखना, क्रमशः पहला कोण 60 का, 60 वाले की तरफ 20 है तो क्रमशः 20 मीटर, दूसरा कोण 30 का, तो 30 वाले की तरफ क्या है 60 मीटर, 20 मीटर व 60 मीटर होगी। ये चीज़ आपको ध्यान से वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये ऐसे आपसे पूछा जाता है, घबराने की कोई बात नहीं, मेन होता है चित्र बनाने की। अगर आपने इसका फिगर ड्रा कर लिया तो मैंने बताया था और बार बार बता भी रहा हूँ कि ये चीज़ आसान हो जाती है आपके लिए, ठीक है। तो चलो छोड़ते हैं इसको, कुछ और 6 मार्क्स से क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भरमार आई थी इस चैप्टर से, बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, भर भर के पूछा था इसने, हर सेट में दिखा दिए थे क्वेश्चन इसने अपने इस चैप्टर से, ठीक है। तो उनको भी ला के मैं आपके सामने रख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देख के डरना तो बिल्कुल नहीं है, डर आपका मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। पहले इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सिद्ध करने की बात आती है, 3-4 लाइन में क्वेश्चन है, तो इसको देख के डरना नहीं है। मैंने बताया था लैंग्वेज जितनी ज़्यादा क्वेश्चन उतना आसान आपके लिए, ठीक है। चलो आओ इसको देखते हैं। एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इस बार क्या बनाना है, भवन बनाना है, मीनार बनाना है और उसका उन्नयन कोण दिखाना है। उन्नयन कोण नीचे की तरफ देखना जरा सा, ऊपर की तरफ बनता है उन्नयन कोण, है ना। ये मीनार हो गई, इसको दिखा देना कि ये क्या है, ये आपकी मीनार है ना, किसकी, आपकी। चलो आ जाओ, ये क्या है, भवन है। भवन छोटा बनाएंगे क्योंकि भवन के शिखर से मीनार के शिखर का जो बन रहा है ना, उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक। यहाँ पे हो गई हमारी दृष्टि रेखा, किसकी, हमारी नहीं, जो देख रहा होगा उसकी, ठीक है। चलो ये हो गई दृष्टि रेखा। अब इसने क्या कहा है कि मीनार, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश। ये जो उन्नयन कोण है ना भैया, ये 60 अंश है। और अब जो बनेगा अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, ये कौन बनेगा, ये बोला इसने 45 अंश बनेगा, तो भैया 45 ये भी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, ये वाली रेखाएं दोनों समांतर है और इसलिए ये बन गए एकांतर, ठीक। नाम दो इनका, A B C D, ये हो गया E, ठीक है। अब इसने कहा यदि मीनार की ऊंचाई, मीनार ये रही, इसकी ऊंचाई कितनी है, देखो जरा, इसको जरा सा देखो और समझो। यदि मीनार की ऊंचाई इसने कहा है कि 40 मीटर है, मीनार की पूरे की ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर। अगर ये चीज़ 40 मीटर है तो, ठीक है, इसने कहा है मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20√3, 20√3 - 1 होगी, है ना। ये ब्रैकेट में है, मीटर होगी, ये चीज़ आपको निकालनी है। तभी हमें नहीं पता कि भवन की ऊंचाई कितनी है, इसलिए हम तो h ही मानेंगे, और भवन से इनके बीच की दूरी क्या है ये भी नहीं पता, इसलिए इसको हम x मीटर मानेंगे। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखते हैं। अगर ये x है तो भैया ये सामने वाली भी क्या होगी, x मीटर हो जाएगी, और ये सामने वाली क्या होगी, h मीटर हो जाएगी, ठीक है, h मीटर, और ये भी h मीटर। चलो अब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, अब हम सवाल को फोड़ेंगे, तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर फोड़ेंगे, ठीक है। अब आगे एक त्रिभुज ले लेते हैं। पहले हमारे पास त्रिभुज क्या है, एक एंगल 60 वाला त्रिभुज है, नाम है CDE, ऊपर वाले से चलाते हैं। चलो त्रिभुज CDE में, CDE में लंब है सामने भुजा और आधार है नीचे भुजा, तो क्या कौन आएगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा है 60 अंश, तो tan रखो 60 अंश। L लंब कितना है, लंब हमारे पास क्या है, देखो जरा, पूरी 40 है, इतनी h है, तो ये बन जाएगी 40 - h। क्या बन जाएगी, 40 - h। इस चीज़ को आप लिखोगे 40 - h मीटर। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 40 - h, आधार इसका कितना है, आधार x है, tan 60 की वैल्यू √3 है, और यहाँ पे है 40 - h/x। x की वैल्यू हो जाएगी
क्या हो जाएगी भैया, √3 को नीचे भेज दो तो हो जाएगा 40 माइनस एच अपान में आ जाएगा इनके √3। ये x की वैल्यू होगी, समीकरण फर्स्ट रख लो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज हमारा ये रहा, ABD, एंगल 45, सामने लंब नीचे आधार है, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा, ABD में आप कुछ भी त्रिभुज मान सकते हैं, इनके पॉइंट मान लेंगे, PQR TPQR त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। जैसे भी बनाना हो बना लेंगे, जो नाम देना वही यहाँ पे लिखना, ठीक। अब आगे tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब सामने भुजा है और आधार उसके नीचे की भुजा है। तो tan थीटा बराबर आपको दिया है 45, तो tan ये हो जाएगा क्या, tan 45, ठीक। tan 45 बराबर h अपान x इक्वल वैल्यू 1 h अपान x, तो h इक्वल किसके हो जाएगा, x के, ठीक है। आओ इधर, समीकरण ये बन के आ गया भैया, ठीक है, आ गया बन के। इसको चलो मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों साइड के x और x बराबर हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से x बराबर है, इसलिए दोनों पक्ष हो जाएंगे बराबर। h बराबर हो जाएगा 40 माइनस √3, ठीक है। इस तरह से √3h इक्वल 40 माइनस h बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, √3h इक्वल ये 40 माइनस h हो जाता है, ठीक है। h को हम अपनी साइड ले लेते हैं, अगर हम h अपनी साइड ले लें तो ये प्लस h हो जाएगा और बराबर में 40। h की वैल्यू हम क्या करते हैं, h को दोनों से कॉमन कर सकते हैं, यहाँ भी h है यहाँ भी h है, तो क्या करेंगे कॉमन और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। आगे है हमारे पास 40। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया था, हमें कुल मिला के h हम कॉमन ले चुके थे और 3 + 1 इक्वल क्या हमारे पास 40 बचा हुआ है। और यहाँ हमें निकालना था हाइट, h की वैल्यू अगर हम निकालते तो क्या होता, देखो 40 है, इसके नीचे भेजेंगे तो √3 + 1 को, और फिर क्या करोगे 40 के साथ इनका क्या कर दोगे, वही जो सब में करते हैं, यानी परिमेयकरण। जब परिमेयकरण हो जाएगा तो नीचे बनेगा a + b a - b, ये सबको दिख रहा है, देखो बना हुआ है, ठीक है। और बनेगा तो ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास 40 √3 - 1 और नीचे 3 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्या h है, h हमें प्रूफ करना था ना, तो देखना प्रूफ करके ले भी आएंगे। 40 √3 - 1 और है हमारे पास यहाँ पे 3 में से 1 घटा देना, ठीक है। एक क्यों घटा रहे हैं भैया, क्यों, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, √3 × √3 है ना, बोला था ना कि इन दोनों में से 1 को बाहर ले लेना, ठीक। तो वही यहाँ करना भी है आपको। तो h बराबर 40 × √3 - 1 है और अपान में 2 से इसको काटो 20 हो गया, √3 - 1। यही चीज़ आपको प्रूफ करके लाना था कि प्रूफ करो इसकी ऊंचाई क्या है, √3 - 1 है, और ये क्या हो चुका पूरी तरह से, अब ये ख़त्म हो चुका, ठीक है, पूरी तरह से ख़त्म। तो अब हमारे पास 6 मार्क्स के क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन बचा हुआ जिसको हम करेंगे, और कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क। तो स्टूडेंट्स ये आखिरी क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये थोड़ा सा क्या है, क्रिटिकल क्वेश्चन है आपके हिसाब से, लेकिन क्योंकि इस पर वैल्यूज़ नहीं दी हुई है, वैल्यू नहीं दी है और ना ही एंगल दिए है, ठीक है। तो जब वैल्यू ना दे, एंगल ना दे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से यही अप्रोच लगानी है जो हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, हालांकि ऐसे मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा ही हुआ ही है, ठीक है, एक बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जल्दी से ऐसे क्वेश्चन बनाता नहीं है। फिर भी अगर हमें तैयारी करके जाना है तो बिल्कुल इसको भी अब तैयार करके जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर आंधी से लड़ना हो तो तैयारी तूफान वाली होनी चाहिए, तो वही है हमारे पास, है ना। आंधी से लड़ोगे, तैयारी तूफान की करके जाएंगे, तभी हम उसको हरा सकते हैं, ठीक। अगर बाय द वे तूफान आ गया तो कम से कम भिड़ंत तो दे सकते हैं ना, ठीक। आओ इधर, अभी हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो एक मीनार है,
एक क्या है, नहीं मीनार नहीं है, एक कोई स्तंभ खड़ा हुआ है, ठीक है, क्या है, एक स्तंभ खड़ा है और इसकी यहाँ पे छाया बन रही है, ठीक, क्या बन रही है, छाया बन रही है। तो इसने कहा है कि जब इसका उन्नयन कोण फाई से, अभी क्या है, अभी फाई है, अभी इनका उन्नयन कोण क्या है भैया, फाई है, ठीक है। और इसने कहा है कि फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर ज़्यादा हो जाती है। अब ये क्या होगी, ए मीटर और बढ़ी, है ना, ए मीटर और बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अब जो एंगल बनेगा भैया, एंगल अब जो बनेगा ना, ये एंगल क्या बनेगा, देखेंगे ज़रा सा, थोड़ा सा ध्यान से देख के चलेंगे। अब जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल फाई से थीटा हो जाता है, लेकिन कब, जब यहाँ मान लो ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, तो ए से बी क्या है, ए मीटर ज़्यादा हो जाएगी, इसने ऐसा बोला हुआ है कि ए मीटर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसने कहा है कि स्तंभ की लंबाई ज्ञात करो, स्तंभ की लंबाई यानी हाइट ज्ञात करनी, ठीक है। ये आपको नहीं पता, इसको आप एक्स मीटर रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें इसने मीटर में दी है, इसलिए एच भी क्या होगी, मीटर में हो जाएगी। घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से इसको लगा के चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो इसको लगाते हैं, ठीक है, कुछ तो निकल के आएगा ही, एच की वैल्यू निकालनी है बस, वो किसी के भी पद में है, हमको निकाल के छोड़ देना है, वो चाहे फाई के पद में पहुँचे, थीटा के पद में पहुँचे, एक्स ए या किसी के भी पद में पहुँचे, हमको एच की वैल्यू निकाल के छोड़नी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको देखते हैं ज़रा सा। चलो क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं एक त्रिभुज जिसका नाम है ए सी डी। कौन सा त्रिभुज, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या दिया, थीटा के सामने लंब, लंब और आधार, tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर, लंब है हमारे पास h और आधार है हमारे पास a प्लस एक्स, ठीक है। आओ एक समीकरण इसको मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी बनाओ, दूसरी बनेगी त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या है, फिर है सामने लंब, लंब के सामने क्या है, एच अपान एक्स, आधार लंब बटे आधार, फिर से वही लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और थीटा, थीटा की वैल्यू इस बार हमारे पास फाई है, लंब की वैल्यू एच है, एच अपान एक्स है, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एच का वैल्यू निकालना है, एच की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, तो भाई यहाँ आपके पास सेकंड समीकरण बन चुकी है। अब सेकंड समीकरण से देखो, आपको यहाँ निकालना था इसकी हाइट, इसने कहा स्तंभ की लंबाई ज्ञात करो, आपको हाइट निकाल के चलना है। हाइट निकालोगे, इसका मतलब देखो कि आपके पास एक्स तो नहीं होना चाहिए, हाइट एक्स नहीं है, एक्स क्या है, एक्स तो एक बिंदु से और दूसरे बिंदु की दूरी है ना, तो हमें चाहिए, तो एक्स की वैल्यू हम समीकरण सेकंड में रख दें, समीकरण सेकंड में, सॉरी सेकंड में नहीं, फर्स्ट में रखा देते हैं ना, फर्स्ट में x बराबर h अपान tan फाई रखने पर, ये चीज़ हम इसमें रखेंगे, और रखेंगे तो देखो क्या होता है, हमारे पास है tan थीटा, है ना, हमारे पास तो tan थीटा, आपके पास क्या है, आपके पास कुछ नहीं, इधर आओ, a प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू h अपान tan थीटा, ठीक है, सॉरी फाई है, tan फाई। अब देखना जरा सा, tan थीटा अपनी जगह रहने वाला है, h अपनी जगह रहने वाला है, नीचे नीचे सॉल्व करेंगे तो a tan फाई और प्लस h पूरे के बटे में tan फाई हो जाएगी, tan फाई को ले जाएंगे ऊपर, तो इधर आपके पास बचा है tan थीटा इक्वल हो जाएगा h tan फाई और अपान में a tan फाई प्लस h, ये चीज़ आपको यहाँ पे बन के आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आपके पास बन के आ जाएगी। अब देखना आप क्या करवाओगे, तिरछा गुणा करवाओगे, ठीक है, सभी लोग करवाते हैं तो हम भी करवाएंगे तिरछा गुणा। आ जाओ, a tan थीटा का गुणा tan फाई का गुणा tan थीटा से होगा, तो बन जाएगा a tan फाई इंटू tan थीटा, और h का होगा तो बन जाएगा h tan थीटा, इधर क्या है h tan फाई, h tan
फाई है, ठीक है। फाई इसको बोलते हैं फाई बेटा, और ये होता है थीटा, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। वहाँ देखो एच वाले टर्म्स एक तरफ कर ले, एच को भी उधर भेज देते हैं, उधर जाएगा तो एच क्या बन जाएगा, एच टेन फाई उधर पहले से है, और उधर एच टेन थीटा पहुँचेगा, क्या पहुँचेगा, एच टेन थीटा पहुँच जाएगा, एच टेन थीटा। इधर क्या बचेगा, ए टेन फाई इंटू टेन थीटा। एच यहाँ से कर दें कॉमन, एच क्या कर दें, कॉमन कर दें। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, एच को अकेले बचाना है, क्योंकि हमें एच की वैल्यू चाहिए, इसलिए एच को अकेले बचाएंगे। जब एच कॉमन होगा टेन फाई माइनस टेन थीटा अंदर बचेगा, और जो बचेगा वो उसके नीचे पहुँचेगा। बताओ सही कि नहीं, क्या है, जब अंदर जाएगा मतलब अंदर से ये एच को बाहर करेंगे तो जो अंदर बचेगा वो नीचे चला जाएगा, टेन थीटा। और ये आपका एच निकल के आया हुआ है, ये क्या है, ये एच निकला है, ठीक है। तो स्तंभ की लंबाई ये निकल के आएगी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे लाइन लिख सकते हैं, अतः स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई ये लिखनी पड़ती है आपको, ये लाइन आपको लिख के चलना होता है, ठीक है भैया, लिख के चलना। ए टेन थीटा क्या है, टेन फाई है, इंटू टेन थीटा माइनस टेन फाई माइनस टेन थीटा, ये होगी। कभी कभी क्या देता है, यही सेम क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि एच जो स्तंभ की ऊंचाई है वो ये दे, उसमें लिख देगा कि ये है, प्रूफ करो। तो प्रूफ करने में भी आपको ये सारा कुछ करके चलना पड़ेगा। तो बस ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर मिलते हैं कहीं पे प्रैक्टिस के लिए तो ज़रूर उसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बस ये तो स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, जिसको आपको करना है, इनका आंसर निकालना है और उसको कमेंट में बताना है कि किसका क्या आंसर आएगा। मैं उसको चेक भी करूँगा, रिप्लाई भी करता हूँ, आप देखेंगे। तो इनमें से बहुमंजिला भवन है, शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, एक सामने शिखर और तल के अनुमान कोण बनते हैं वहाँ पे। एक कोई बड़ी बिल्डिंग है, एक छोटी बिल्डिंग है, इसके ऊपर देखेगा, इसके नीचे देखेगा, जहाँ पे बनते हैं यहाँ ये दो कोण अवनमन कोण बन रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, ये वाला जो बनेगा बेटा, इसके नीचे का ये वाला एंगल यहाँ पे बन जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो ऐसे ही कुछ आकृति बन जाएगी ये 10वें वाले की। और 11वें में आप देखोगे तो एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का एक 7 मीटर ऊंचा भवन होगा ऐसे करके, और उसके भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसे देखने पे बन रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है कितना, उसके उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है, ये 60 अंश बन रहा है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45, इसको ऐसे नीचे देखता है तो ये अवनमन कोण 45 बन रहा है। जो ये 45 बना है तो यहाँ पे 45 बन जाएगा। तो ये ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है, 11 नंबर का फिगर। तो फिगर आप अगर बना लेते हैं तो इनके सवाल भी आप लगा लोगे, और लगा कर के आंसर कमेंट में करना है। कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे बेहतरीन कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।